हेलो दोस्तों, आज हम लेकर के हाजिर हैं फिर साइंस का नया टॉपिक। ठीक है। साइंस के नए टॉपिक में हमें पढ़ना है चिन्ह परिपाटी के नियम। हमने अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ लिया और उसके अनुप्रयोग पढ़ लिया, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली है। ठीक है। अब हमें पढ़ना है चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या है हमारे पास में। ठीक है। तो चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ना है। आपके पास दर्पण का चिन्ह परिपाटी, तो दर्पण का चिन्ह परिपाटी हमें पढ़ना है। अब दर्पण का जो चिन्ह परिपाटी है उसे पढ़ने के लिए हमें डायग्राम, क्योंकि हम सिंपली हम बना करके बात करते हैं। दो तरीके के दर्पण है हमको हमारे पास में। एक है अवतल दर्पण, ठीक है। एक है उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये डायग्राम आपके पास टेबल है, आपको याद होनी चाहिए बेटा। टेबल याद रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास सवाल जो आते हैं इसी टेबल से ही सारे लगभग सवाल सॉल्व हो जाएंगे आपके पास में। ठीक है। वो क्या है टेबल हमारे पास। अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी का जो डायग्राम है, सिंपली मैं समझा दूं आपके पास में। जब कोई वस्तु आपके पास रखी होगी तो वस्तु को की दूरी जो आपके पास में, उसे हम कैसे लेंगे, उसके लिए हम यहाँ पास एक डायग्राम बना लेते हैं बेटा। जैसे ये दर्पण, ठीक है। हालांकि ये दर्पण है, अभी किस टाइप के दर्पण है पॉलिश कर देता हूं। ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण है। इधर जो रखी हुई है ये है वस्तु। इसको मान लेते हैं ये क्या है, वस्तु। तो यहां से यहां तक की दूरी को हम कहेंगे वस्तु की दूरी, यू से। दर्पण से जो आपके पास में वस्तु तक की दूरी है उसे कहते हैं हम आपके पास में वस्तु की दूरी। ठीक है। लेकिन अगर यहां पास कहीं, यहीं पास आपके पास में कहीं ये प्रतिबिंब बन गया, चाहे वास्तविक प्रतिबिंब बना हो चाहे आभासी प्रतिबिंब बना हो, ठीक है। अगर ये प्रतिबिंब है, ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और इधर आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो जो ये दूरी है प्रतिबिंब की दर्पण से, इसे हम वस्तु वो प्रतिबिंब की दूरी कहेंगे, v से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। और ये वाली भी दूरी जो है प्रतिबिंब है, तो v से रिप्रेजेंट करेंगे हम, v से। मैं बोलते जा रहा हूं बेटा, अगर आपको ना क्लियर दिखाई दे रहा हो तो आप मेरी वॉइस को सुन करके नोट करते रहिए। ठीक है। तो हमारे पास इस तरीके से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी हमको मिल गई आपके पास में। ठीक है। किसे क्या कहते हैं ये चीज। तो हम अगर देखें तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी हमने सारी चीज ले ली। तो हम अब यहाँ पास रखते हैं कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु रखी हुई है तो वस्तु इधर रखी हुई है। ठीक है। क्योंकि अगर आप ये ले लेंगे, अक्ष मान लेते हैं, ये मान लेते हैं ये एक्स अक्ष हो गई, ये वाई अक्ष हो गई, ये हो गया मूल बिंदु 0,0। ठीक है। तो इधर वाली दूरी को धनात्मक, इधर वाली दूरी को ऋणात्मक, ऊपर वाली को हम धनात्मक, नीचे वाली को ऋणात्मक, जिसे एक्स अक्ष और वाई अक्ष में करते हैं मैं बता दूं। ठीक है। ये हो गया आपके पास में पी के इधर धनात्मक में, पी के इधर ऋणात्मक में, पी के ऊपर धनात्मक में, पी के नीचे ऋणात्मक में। इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे, चिन्ह को याद रखेंगे। ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, दिमाग में आ गया होगा आपके पास में। यदि अगर आपको वस्तु की दूरी की बात करें, हम वस्तु की दूरी जो भी होगी उसको कैसे हम रखेंगे, वस्तु की दूरी को, चाहे वो अवतल दर्पण हो, वस्तु की दूरी, ठीक है, यू को हम ऋणात्मक साइन के साथ रखेंगे। यू को हम, वस्तु की दूरी को हम ऋणात्मक चिन्ह के साथ रखेंगे। ठीक है। उसके बाद यहां पास भी वस्तु, अगर उत्तल दर्पण है तो वस्तु की दूरी, चाहे वो उत्तल दर्पण हो, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम
u बराबर ये, इसमें भी हम ऋणात्मक में ही रखेंगे। ठीक है, अब बात आती है प्रतिबिंब की दूरी। वस्तु की दूरी हो गई आपके पास में, इसके साथ भी उसके साथ भी। प्रतिबिंब की दूरी, दूसरा नंबर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी v। प्रतिबिंब यहां दो तरीके के बनता है, दो तरीके के बनता है। देखिए, अवतल दर्पण है तो वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब दो तरीके के बनता है आपके पास में। तो अगर ये वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक प्रतिबिंब है आपके पास में, वास्तविक है, ठीक है, उल्टा या वास्तविक कह सकते हैं। ठीक है, तो हम v का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक लेंगे। लेकिन अगर आभासी है तो v का चिन्ह हम धनात्मक लेंगे, क्योंकि आभासी जो है वो मूल बिंदु से निध्रुव के उधर मेजर किया जाएगा, तो उधर की दूरी को हम कहेंगे धनात्मक। ठीक है, यहां पास भी अगर देखा जाए, यहां पास में प्रतिबिंब की दूरी अगर देखें, प्रतिबिंब की दूरी भी, यहां भी हम इसको धनात्मक ही लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास में उत्तल दर्पण जो होता है उसमें सारी की सारी जो प्रतिबिंब होती हैं आपके पास में, वो ध्रुव के दूसरी साइड, मतलब आप दर्पण की दूसरी साइड बनती हैं। ठीक है, डायग्राम मैंने बता रखा है। तीसरा जो हमारे पास है वो ये है कि प्रतिबिंब वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई बेटा, ऊंचाई ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम HO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। O मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहते हैं वस्तु। HO ये हो गया बेटा आपके पास में धनात्मक। क्यों? क्योंकि वस्तु हमारे पास ये है और वस्तु को हम ऊपर की तरफ मेजर करते हैं। वस्तु की ऊंचाई जो है नीचे से ऊपर मेजर करेंगे तो धनात्मक के चिन्ह के साथ उसको रखेंगे। ठीक है, यहां पास भी वस्तु की ऊंचाई जो है, वस्तु की जो आपके पास ऊंचाई है HO, ये भी धनात्मक के साथ लिखा जाएगा। ठीक है, अब चौथा जो पॉइंट है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर आप देखें, इसको हम HI से रिप्रेजेंट करेंगे। I मतलब इमेज, इमेज, इमेज को हिंदी में कहते हैं आपके पास प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब अवतल में, उत्तल में, अवतल में दो तरीके का प्रतिबिंब बनता है, एक आभासी प्रतिबिंब बनता है और एक वास्तविक बनता है। तो इसके दो चिन्ह हो जाएंगे। अगर ये वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब है, तो HI का जो साइन होगा वास्तविक प्रतिबिंब में वो ऋणात्मक लिया जाएगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनता है और नीचे की तरफ दूरी को, हाइट को मेजर करेंगे तो वो आपको ऋणात्मक ही मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से आपको अगर ये आभासी है, आभासी प्रतिबिंब है, अगर ये आभासी प्रतिबिंब है तो क्या होगा हमारे पास में? आभासी प्रतिबिंब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आभासी प्रतिबिंब के लिए HI, आभासी के लिए, आभासी प्रतिबिंब ये है, ऊंचाई उसके ऊपर मेजर की जाएगी तो आभासी के लिए धनात्मक रखा जाएगा। ठीक है, यहां भी आपके पास में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है बेटा, प्रतिबिंब की ऊंचाई HI की वैल्यू, क्योंकि यहां प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है उत्तल में, तो इसलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई वहां पास हमेशा धनात्मक ही ली जाएगी। ठीक है, क्योंकि केसेस यहां पास प्रतिबिंब के साथ केसेस यहां पास बन रहे हैं, क्योंकि यहां दो तरीके का प्रतिबिंब बनता है तो दो तरीके के चिन्ह आपके पास आएंगे। अब आके आपके पास में आता है पांचवा, फोकस दूरी। फोकस दूरी, ठीक है, इसका फोकस जो है इधर की तरफ लिया जाता है। इसका फोकस मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस है, ये अवतल मान लेते हैं, ये है आपके पास में अवतल दर्पण, ये हो गया फोकस, ये हो गया C। इसी तरीके से यहां पास मान लेते हैं ये
उत्तल दर्पण है आपके पास में, इसका फोकस इधर हो गया और इसका सी इधर हो गया, ठीक है। तो फोकस दूरी या फिर आपके पास वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी की अगर बात करें तो एफ जो होगा वो ऋणात्मक लिया जाएगा, जबकि यहां पास फोकस दूरी जो ली जाएगी, फोकस दूरी यहां पास जो ली जाएगी वो बेटा एफ जो होगा वो, क्योंकि फोकस उधर की तरफ मेजर किया जाएगा ध्रुव के, तो इसको धनात्मक लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चिन्ह परिपाटी आपके पास में ये दिमाग में चार्ट होना चाहिए, जिससे हम कैलकुलेशन यानी आप सवाल को बहुत ज्यादा इजी बना सके, ठीक है। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन बेटा। चलिए दोस्तों, अब हमने चिन्ह परिपाटी तो पढ़ लिया। अब हम जो दर्पण के जो है कुछ फार्मूले हैं, दर्पण के जो फार्मूले हैं उसको हम डिस्कस करें। दर्पण के सूत्र, दर्पण के जो सूत्र हैं उसको हम बात कर लेते हैं। दर्पण के जो सूत्र हैं वो क्या है हमारे पास में, एक दर्पण के सूत्र, एक है आपके पास दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र जो हमारे पास में वो जो होता है आपके पास में, दर्पण सूत्र जो होता है 1/f, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये आपके पास क्या है, दर्पण का सूत्र आपके पास में, ठीक है। ये दर्पण सूत्र मिला बेटा आपको। इसमें आप f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है आपके पास में। ये यहां पास हमको फार्मूला मिला हुआ क्या है आपके पास, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हो गया फोकस दूरी, f मतलब फोकस दूरी, v मतलब प्रतिबिंब दूरी और u मतलब वस्तु की दूरी, ठीक है। एक आपके पास और होता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r आपके पास जो होता है, r बराबर हम लिखते हैं 2 टाइम्स ऑफ f, या f बराबर हम लिखते हैं, f बराबर लिखते हैं r/2। यहां जितना भी आप वैल्यू रखेंगे उसको उसके चिन्ह के साथ रखेंगे, ठीक है। जितना भी वैल्यू आप रखेंगे उसको उसके चिन्ह के साथ भी रखेंगे, ठीक है। यहां देखिए f जो आपके पास वक्रता त्रिज्या है अवतल दर्पण के लिए आपके पास में, जिसके लिए f निगेटिव होगा उसके लिए r निगेटिव होगा, जिसके लिए f पॉजिटिव होगा उसके लिए r भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक आता है आपके पास फार्मूला है रेखीय आवर्धन, बेटा इसमें प्रूफ नहीं है इसलिए मैं प्रूफ नहीं करवा रहा हूं। रेखीय आवर्धन, दर्पण का रेखीय आवर्धन, दर्पण का हमने रेखीय आवर्धन पढ़ा तो हमारे पास कई आपके पास में, एक आपके पास में ऊंचाई के कंसेप्ट में रेखीय आवर्धन, ऊंचाई के संदर्भ में, तो m का मतलब होता है रेखीय आवर्धन, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई, HI अपान HO। फिर आपके पास होता है माइनस का प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी, ठीक है। अगर इन दोनों बातों को हम कंबाइन करें, इन दोनों बातों को कंबाइन करें तो और करके एक फार्मूला और बन जाता है इन्हीं दोनों को बातों को कंबाइन करने पर, तो HI अपान HO इज इक्वल टू माइनस का V अपान U। ये फार्मूला काफी ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। चलिए, तो आप इस फार्मूले को नोट कर लें, फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। कुछ उसमें कंसेप्ट है वो बात करते हैं। मैंने सब कुछ बता दिया, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, आपके पास में किसको, प्रतिबिंब की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई, जो रिप्रेजेंटेशन है वो सब मैंने चार्ट में समझा दिया। नोट कर लीजिए बेटा, फिर हम कुछ कंसेप्ट इससे सीखते हैं कि हम कैसे, क्या इससे जो कंसेप्चुअल सवाल आते हैं दर्पण से, जो वो कैसे आते हैं वो समझते हैं। हटा दें बेटा, ठीक है, नोट कर लीजिए, उस समझिएगा। यदि आपके पास में रेखीय आवर्धन से संबंधित कोई सवाल आता है, आपको रेखीय आवर्धन दे करके पूछ ले कि बताइए इसके कितने गुणधर्म हैं, इसके जो आपके पास विशेषताएं हैं ये बताइए रेखीय आवर्धन
कि दर्पण का रेखीय आवर्धन इतना है, तो आप बताइए कि आपका जो दर्पण है आपके पास में वो कैसा होगा, या आपके पास प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे होगी, वस्तु की दूरी कैसे होगी, वस्तु आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा। रेखीय आवर्धन दे करके पूछता आपके पास में, समझिएगा। तो हमारे पास यदि रेखीय आवर्धन m, रेखीय आवर्धन चिन्ह के थ्रू, यदि मैं चिन्ह के थ्रू बात करूंगा, पहले यहां पास चिन्ह से, यदि आपके पास यदि m की वैल्यू, m का मान धनात्मक है, m का मान धनात्मक है, मतलब m इज ग्रेटर देन 0, धनात्मक, सीधा, मैं जीरो तक की बात नहीं हो, m का मान जो है धनात्मक है, ठीक है। m का मान धनात्मक है चिन्ह से, पहले बात चिन्ह से हम क्या निष्कर्ष निकालेंगे, चिन्ह से निष्कर्ष, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चिन्ह से क्या निष्कर्ष निकालेंगे हम, उसको हम बात करते हैं। पहला निष्कर्ष ये निकलेगा, यदि आपके पास, यदि m का मान धनात्मक है, पहली वजह, यदि m का मान धनात्मक है तो इस धनात्मक मान से आपके पास पहला दर्पण जो होगा वो कैसा होगा, दर्पण, m का मान धनात्मक है, दर्पण क्या होगा आपके पास, दर्पण दो तरीके का हो सकता है, m का मान धनात्मक है, केवल धनात्मक है, ठीक है। m का मान अगर धनात्मक है तो दर्पण आपके पास में कैसा होगा, दर्पण आपके पास में अवतल भी हो सकता है और उत्तल भी हो सकता है, अवतल उत्तल दोनों हो सकता है चिन्ह से। अब चिन्ह हटा करके, धनात्मक है तो धनात्मक चिन्ह हटा दीजिए, धनात्मक चिन्ह हटा दीजिए, धनात्मक चिन्ह हटाने के बाद अब चिन्ह हटा करके धनात्मक चिन्ह हटा दीजिए, धनात्मक लगा भी होगा या नहीं भी लगा होगा, ठीक है। अब चिन्ह हटा करके चलिए, दर्पण का मान अगर आपके पास में चिन्ह जो है वो, यदि m का मान धनात्मक है तो आपके पास अवतल और उत्तल होगा, कब होगा अवतल और कब होगा उत्तल, ठीक है। m की जो वैल्यू है वो अगर 1 से बड़ी होती है, ठीक है, m की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो अवतल होगा, m की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो उत्तल होगा, ठीक है। इस बात को समझिएगा, m की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो अवतल दर्पण होगा, और m की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है। चिन्ह से हमने पहले पता किया आपके पास में क्या होगा आपके पास में, ठीक है। अब अगर आपके पास में दूसरे की बात करें, यदि आपके पास में m का जो आपके पास में m का मान ऋणात्मक है, केवल ऋणात्मक की बात कर रहा हूं, ठीक है, ऋणात्मक होने के बाद आप ऋणात्मकता से आप केवल दर्पण पता कर सकते हैं, कौन सा दर्पण होगा बस, ठीक है। और ऋणात्मकता से दो चीज पता कर सकते हैं, चिन्ह से दो चीज पता कर सकते हैं आपके पास में, सिंपली मतलब चिन्ह से आप दो चीज पता कर सकते हैं। चिन्ह से आप क्या पता कर सकते हैं, दर्पण पता कर सकते हैं, और दर्पण के बाद जो प्रतिबिंब है चिन्ह से वो कैसा है, आभासी है या वास्तविक है। तो यहां पास यदि m का मान धनात्मक है, ठीक है, तो दर्पण कैसा है, ये दूसरा, इसका दूसरा पार्ट जो है आपके पास में, इसका आपके पास a पार्ट जो होगा दर्पण,
अवतल होगा, उत्तल भी हो सकता है। m का मान अगर बड़ा होगा तो अवतल होगा और m का मान छोटा होगा तो उत्तल होगा। बी पार्ट ये है कि जो प्रतिबिंब है चिन्ह से, प्रतिबिंब कैसा होगा? प्रतिबिंब आपका आभासी रहेगा, आभासी और सीधा बेटा जी, आभासी और सीधा रहेगा। ठीक है। दूसरा पार्ट, यदि m का मान ऋणात्मक है, m का मान ऋणात्मक है तो दर्पण कैसा रहेगा? दर्पण आपका रहेगा अवतल, लेकिन अब इसी तरीके से m का मान अगर आपके पास में ऋणात्मक है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रतिबिंब भी बनेगा। बेटा पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिए। अब एक चीज और आपसे बात करनी है, वो ये है आपके पास में कि यदि आपके पास में दूसरा चीज आपके पास में, चिन्ह से तो हमने बात कर ली, दर्पण कैसा होगा आपके पास में, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। अब हम प्रतिबिंब का जो है आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु से बड़ा बनेगा या वस्तु से छोटा बनेगा? प्रतिबिंब का आकार, जब आकार चेक करते हैं, जिसे साइज करते हैं, जब आकार चेक करते हैं तो चिन्ह हटा करके चेक करेंगे, तो चिन्ह हटा करके चेक करेंगे। ठीक है, चिन्ह हटाकर चेक करेंगे। सिंपली ये मैं आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आपके पास में आंसर करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, इस तरीके से नहीं बताने कि चिन्ह हटा करके चेक कर रहे हैं, नहीं, आपको टू द पॉइंट करना। दर्पण कौन सा है, आभासी है या वास्तविक है, यही सब आंसर करना है, वस्तु से बड़ा है या छोटा है। ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर करना है। यदि आपके पास में चिन्ह हटा दिया आपके पास में, अब चिन्ह हटा करके केवल धनात्मक मान देखेंगे। चिन्ह ऋणात्मक चिन्ह हटा दीजिए, धनात्मक चिन्ह हटा दीजिए। जैसे आपके पास में m की वैल्यू -5/2 है, तो मैंने यहां से क्या किया, इसको हटा करके चेक करूंगा माइंड में, केवल कैलकुलेशन मेरा जो कहते होगा माइंड में। तो मैंने क्या किया, m इक्वल टू, अगर मैंने -5/2, यदि m इक्वल टू -5/2 है तो मैंने चिन्ह हटाया, चिन्ह हटाने के बाद तो चिन्ह हटा दीजिए, हटाकर। ठीक है, तो हमने देखा कि m की वैल्यू इक्वल टू 5/2, जो कि 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है। m की वैल्यू 5/2 1 से बड़ी है। सिंपली याद, मैं कुछ क्या नाम है कहूं या ना कहूं, चिन्ह तो आपको पता चल गया है। बस आप ये, यदि अंश का मान यहां पास, यदि सिंपली यदि आपके पास में m में m इज इक्वल टू, आपके पास में m यानी रेखीय आवर्धन में m इज इक्वल टू, m में अंश का मान चिन्ह हटा करके, अंश का मान, ठीक है, अंश का मान हर से बड़ा है, ठीक है, m में अंश का मान जो हर से बड़ा है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा बेटा, वस्तु से बड़ा होगा। ठीक है, दूसरा ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है, m में अंश का मान हर से छोटा है, हर से छोटा है, तब प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा। ठीक है, इस तरीके से चिन्ह हटा करके, माइंड में ही चिन्ह हटाना है,
पूरा से नहीं हटा देना, माइंड में बस हटा करके चेक कर लेना, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया, मैं इधर का इरेज कर दे रहा हूं बेटा। फिर यदि आपके पास में m इज इक्वल टू बी, सी ऑप्शन, m इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, m इज इक्वल टू 1 हो, चाहे वो आपके पास में प्लस माइनस 1 हो, ठीक है, चाहे प्लस का 1 हो या फिर m इज इक्वल टू माइनस का 1 हो। इसका मतलब जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से रेखीय आवर्धन दे करके दर्पण के बारे में पूछ सकता है, प्रतिबिंब के बारे में बड़ा छोटा पूछ सकता है, आभासी वास्तविक पूछ सकता है, ठीक है, ऊंचाई के बारे में पूछ सकता है। तो इस तरीके से काफी क्वेश्चन आपके पास एराइज होते हैं। मैं कल के वीडियो में आपके पास में बताऊंगा कि इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। आज के लिए इतना काफी, आप याद करिए, नोट करके इसको रख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो कल हम डिस्कस करेंगे इसके आगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन बेटा।